साथियों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, मैंने बताया था आपसे कि वाक्य शुद्धि के क्रम में ये कर्ता और क्रिया का क्या मेल होता है, कर्म का क्या क्रिया से मेल होता है। ऐसे मैंने बताया था कि ये अगला जो टॉपिक है ये वाक्य संशोधन से प्रश्न किया जाता है, और ये न केवल आरओ में बल्कि ये प्रॉपर पीसीएस मेंस में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से किए जाते हैं। तो मैं जैसे जैसे बताऊं और आगे बढ़ते जाऊं और भी वीडियो इसके बनेंगे, तो उसको आप थोड़ा क्रम वाइज समझ लीजिए जिससे आपकी समस्या दूर हो जाए। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको डालना है कर्ता और क्रिया संबंधी मेल। यानी आप समझ गए होंगे कि कर्ता के बारे में मैंने आपको बताया था कि कर्ता को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा कहें, विशेष्य कहें, उद्देश्य कहें, ये सब उसी का नाम है, बस वो जहां पर प्रयोग किया जाता है उसका नाम बदल जाता है। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि कर्ता और क्रिया संबंधी मेल में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में कोई विभक्ति ना हो तब क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। यानी कि जो वाक्य लिखा है उसमें कोई विभक्ति ना लगी हो। देखिए, विभक्तियां के बारे में मैंने बताया था आपसे कि सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए कि विभक्तियां क्या होती हैं। हालांकि ये संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, तब ये यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कर्ता की विभक्ति ने है, कर्म को कर्ण से। अब कर्ण से इसमें ने भी है और द्वारा भी है, इसमें ने भी है और द्वारा भी है। तो ये ज्यादा आपको नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें 3 विभक्तियां लगती हैं। तो ये जरूरत पड़ने पर कहां लगेगी ये बाद में आप समझ जाएंगे। संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपको ये रिकॉल हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई वाक्य है, वाक्य में अगर कोई विभक्ति न लगी हो तब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कैसे कर्ता के अनुसार? देखिए, जैसे यहां पर देख रहे होंगे वाक्य में किसी प्रकार की कोई विभक्ति लगी है, कोई विभक्ति यहां नहीं लगी है, इसलिए जो ये पुल्लिंग है यानी कि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में लगेगी। अगर ये स्त्रीलिंग कर दे तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ये सामान्य बात है जो आप जानते भी हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इसके बाद में देखिए, यदि कर्ता द्वंद्व समास से युक्त हो, द्वंद्व समास आप समझ गए होंगे, पढ़े होंगे कि द्वंद्व समास के बीच में ये संयोजक चिन्ह लगता है। संयोजक चिन्ह का मतलब होता है कि उसे और या तथा एवं से डिनोट करते हैं। यहां पर हम और लिख दें या तथा लिख दें या एवं लिख दें तब भी वही बात है, और या तो शब्द न लिख करके हम एक चिन्ह लगा दें तब भी वही बात है। तो कुल मिलाकर के हमने बताया कि यदि कर्ता द्वंद्व समास से युक्त हो तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। यानी कि कोई 2 कर्ता अगर लिखे गए हैं और उसमें से एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग हो तो क्रिया कैसे लगेगी? पुल्लिंग बहुवचन में लगेगी। देखिए, ये लिखा गया है वाक्य कि माता पिता दिल्ली गए हैं। ये देखिए क्रिया बहुवचन में है। इसके बाद में आप एक लाइन और नोट कर लीजिए यहां पर कि आदर सूचक कर्ता के साथ। आदर सूचक, आदर सूचक का मतलब होता है जैसे आप शब्द है, माता पिता शब्द है, गुरु शब्द है, बहुत सारे जो अपने से बड़े शब्द होते हैं उसे हम आदर सूचक बोलते हैं। तो एक लाइन नोट करके आप लिख लीजिएगा कि आदर सूचक कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में लगती है। यानी कि जैसे लिखेंगे कि आप जा रहे हैं, वाक्य में अगर आप देखते हैं ऐसे लिखा मिलता है कि आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप आदर सूचक शब्द है उसकी क्रिया कैसे लगी? बहुवचन में लगी। अब इसी आप की जगह पर अगर
तुम लिख दिया जाए। तो देखिए, आप भी एक वचन है, तुम भी एक वचन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि तुम जब लगा शब्द तो तुम की क्रिया क्या लगेगी, एक वचन में लगेगी। कैसे? ये तुम पढ़ रहे हो शब्द क्या है, एक वचन है। और अगर हम इसकी जगह पर लिख दें आप पढ़ रहे हैं अगर लग गया तो क्रिया कैसी हो गई, बहुवचन हो गई। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक लाइन में आप लिख लीजिए और समझ लीजिए कि आदर्श सूचक कर्ता के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में लगती है। तो ये तो बात हो गई कि यदि कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हो तब भी उसकी क्रिया कैसे लगेगी, पुल्लिंग में बहुवचन में। वो क्रिया पुल्लिंग है और देख रहे हैं बहुवचन है। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आदर्श सूचक कर्ता या संज्ञा के साथ में क्रिया बहुवचन में होती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या मैंने लिखा है, यदि कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों वचनों में हो, यानी कि कोई कर्ता हो जो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन भी हो, बहुवचन भी हो, यानी कि कई हो, यानी कि वाक्य में कई कर्ता लिखे गए हों, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कई हों, और दूसरी बात कि कई वचनों के हों, तब क्या होगा कि तब क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बहुवचन में क्रिया होगी। ठीक, यानी कि अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार लिखिए बहुवचन में होगी, यानी तब क्रिया क्या लगेगी, अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार बहुवचन में लगेगी। जैसे उदाहरण दे लीजिए कि 2 लड़के, 3 लड़कियां और 4 पुरुष मेला देखने जाते हैं। अब ये आपको समझना है, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि ऐसे वाक्य कि 2 लड़के, तो ये देखिए ये पुल्लिंग शब्द लिख दिया गया, 3 लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द लिख दिया गया, 4 पुरुष पुल्लिंग शब्द लिख दिया गया, मेला देखने जाते हैं। अब ये क्यों यहां पर पुल्लिंग शब्द बहुवचन में आया, क्योंकि ये अंतिम कर्ता इसका क्या है, ये 4 पुरुष क्या है, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में क्रिया होगी और बहुवचन होगी। बाय द वे ये 4 पुरुष यहां न लिख करके यहां पर 3 लड़कियां लिख दिया गया, तब क्या होगा, तब ये जाति लिख दिया जाएगा, जाति हैं। बहुवचन में तो क्रिया रहेगी, लेकिन वो स्त्रीलिंग में तब होगा शब्द जब ये स्त्रीलिंग अंतिम कर्ता देखना है आपको कि अंतिम कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आप ये समझ गए होंगे, ऐसे क्रम से आपको समझना है। इसमें बहुत सारा, भले ही कई वीडियो बनाना पड़े हमको, तो मैं आपको कई वीडियो बना करके दूंगा, लेकिन आप समझिएगा कि ये ऐसे ही आपको समझना है। सवाल जब पूछा जाएगा तो इसमें त्रुटि हो जाएगी, त्रुटि लिख देगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग की जगह पर पुल्लिंग लिख देगा, पुल्लिंग की जगह पर स्त्रीलिंग लिख देगा, और आपसे क्रिया पूछेगा तो आप लगेगा, देखने में लगेगा वास्तविकता में वाक्य सही है, लेकिन वो वास्तविकता में साथ सही होता नहीं। तो इसके बाद में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कर्म और क्रिया का क्या मेल होता है, और फिर और भी इसमें काफी टॉपिक हैं, तो मैं इसको बताऊंगा। तो मित्रों धन्यवाद।